नहीं होगी। जैसा कि आपको पता है, जन सुराज का ये जो अभियान है उसके तहत 2 अक्टूबर गांधी आश्रम, भितिहरवा गांधी आश्रम से हमने पदयात्रा शुरू की है। आज करीब 86 दिन हो गए पैदल चलते हुए। इस दौरान हम लोगों ने पूरा पश्चिम चंपारण घूमा, शिवहर का पूरा जिला करीब करीब कंप्लीट कर लिया, तिरयानी का जो साउथ का दक्षिण का एरिया है उसको छोड़कर, और पूर्वी चंपारण में करीब 60% प्रखंडों को घूम चुके हैं। अभी यहाँ पूर्वी चंपारण में आने वाले 15 दिन और रहेंगे। जो चीज़ें हम लोगों ने देखी, जो लोगों से सुनने को मिला, उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको देंगे। उसके बाद आपके जो प्रश्न हैं वो बेशक आप कर सकते हैं। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, मोटे तौर पर बिहार में सबसे बड़ी समस्या जो अभी तक समझ में आ रही है वो है बेरोजगारी और पलायन। ये बात मोटे तौर पर सबको जानकारी है, पटना में बैठकर भी ये बात कही जा सकती है, लेकिन जब हम लोग गाँव में जा रहे हैं और इतने दिन जब पैदल घूम रहे हैं तो इसकी विकरालता का अनुभव हो रहा है। गांव के गांव नवयुवकों से खाली हैं। लोग बड़ी संख्या में 50-60% जो काम करने के एज के लड़के हैं वो हर गांव में करीब करीब बाहर रोजी रोजगार करने के लिए 12,000-15,000 रुपये की मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए हैं। जिनके घरों में थोड़ी बहुत जमीन है भी, उनके बच्चे भी या उनके भी परिवार का कोई ना कोई सदस्य बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है, क्योंकि खेती किसानी करके लोग ऐसा बता रहे हैं कि उनकी घर चलाना उनके लिए संभव नहीं है। तो पलायन और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। और बेरोजगार लड़के यहाँ बैठे हुए नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं। परिवार की हालत इतनी खराब है, आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि बेरोजगार बन के आप घर पे लंबे समय तक बैठ सकें। आपको कहीं ना कहीं जाकर मजदूरी करना है। ये एक पहलू है जो कि समझ में आई। इसी से जुड़ा हुआ जो विषय है वो किसानी का है, खेती का है। बिहार में रूरल पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, स्वाभाविक तौर पर वो खेती पर ही निर्भर है, बहुत बड़ी जनसंख्या। जो यहाँ बात समझ में आई कि किसानों की जो स्थिति है, एक तो देश के मुकाबले किसान यहाँ पर ज़्यादा छोटी जमीनों के मालिक हैं। 91%, मैंने जब आंकड़े दिखवाए तो 91% बिहार में किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, जो कि देश के आंकड़े से करीब 30% ज़्यादा है। तो उसकी वजह से किसानों की जो हालत है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब हिंदी में खाने जीने के लिए लोग खेती करते हैं। खेती करके कोई व्यवसाय या कोई तरक्की वाली बात नहीं है। उतनी ही खेती होती है कि आपका पेट चल सके, बच्चों को खाना मिल सके। किसानों की जो हालत है यहाँ पे उसमें सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है, जल संसाधन की, सिंचाई की सुविधा का न होना और उसकी वजह से जो परेशानी है। लेकिन जिन इलाकों में बाढ़ आ रहा है वहां पर ये समस्या बिल्कुल अलग लेवल की है। गरीबी तो आपको हर जगह दिखेगी, लेकिन हम लोग बिल्कुल प्रखंड वाइज ये बता सकते हैं जहां बाढ़ आता है हर साल, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत, खेती की हालत, लोगों की माली हालत वो उन प्रखंडों के मुकाबले बिल्कुल अगल बगल के प्रखंड हैं। लेकिन अगर किसी प्रखंड में बाढ़ नहीं आ रहा है तो वहां की माली स्थिति वर्सेस जिन प्रखंडों में, जिन पंचायतों में बाढ़ या नदी के कटाव का मामला है, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल संसाधन की है, या तो सूखा है या बाढ़ है। बिहार में दोनों चंपारण में मैं देख रहा हूं कि पहले से यहाँ नहरों की कुछ श्रृंखला, कुछ जाल बना हुआ है, लेकिन रख रखाव के अभाव में ज्यादातर नहरों से या तो लोगों को पानी मिल नहीं रहा है, या जिस तरह से वो पटवन होना चाहिए वो सुविधा उनके पास नहीं है। जहाँ नहर में थोड़ा बहुत पानी है भी, वहां पर भी लोग बता रहे हैं कि उनको पंपिंग सेट डालकर ही पानी निकालना पड़ता है। तो नहरों की जो पुरानी व्यवस्था बनी हुई है वो भी आज सुचारू नहीं है। इसको अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो हम लोगों ने देखा, पता किया तो जानकारी मिली कि पिछले 10 साल में बिहार में नेट इरिगेटेड लैंड करीब 11% से कम हो गया है। जितनी जमीन को पहले एश्योर्ड इरिगेशन, ट्यूबवेल या नहर के जरिए थी, वो जमीन आज घट के 11% से पिछले 10 साल में घट गई है। इसका मतलब है, साफ है कि जो जमीन पर दिख रहा है कि लोग बता रहे हैं कि ये नहर थी,
10 साल पहले पानी आता था, अब आना बंद हो गया। तो जब दूसरे राज्यों में खेती का, नहरों का, ट्यूबवेल का जाल बढ़ रहा है, बिहार में पिछले 10 साल में आंकड़े भी बता रहे हैं कि करीब करीब 11% जमीन नेट इरिगेटेड एरिया घट गया है। किसानों की एक जो दूसरी तात्कालिक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि करीब करीब हम लोग चल रहे हैं तो हर व्यक्ति बता रहा है, वो खाद और बीज की अनुपलब्धता और उसकी कालाबाजारी को लेकर है। धान के समय भी अक्टूबर में भी लोग बता रहे थे कि यूरिया नहीं मिल रहा है, और आज तो स्थिति एक तरह से भयावह है। लोगों ने गेहूं की खेती कर दी है, बुआई कर दी है, और एक तरह से पैनिक का सिचुएशन है कि अगर यूरिया नहीं डाले तो उनकी फसल ठीक होगी नहीं। और उस आपाधापी में लोग बता रहे हैं, आप लोगों को जानकारी भी होगा कि 4-4 बजे सुबह से इस कड़ाके की ठंड में लोग 4 बजे 5 बजे से लाइन में लग रहे हैं। और मैं मधुबन में था, वहाँ तो मुझे महिलाएं मिली जो उन्होंने बताया कि हम 4 बजे रात से यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और फिर भी यूरिया नहीं मिल रहा है। और 700-800 से कम में यूरिया तो खैर किसी को नहीं मिल रहा है। और नेपाल से जो सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल से लगते हुए जितना आप नेपाल के करीब हैं, यूरिया की किल्लत और उसकी कालाबाजारी वाला दाम उतना ही ज़्यादा है। वो साफ दिखाता है कि नेपाल में जो यूरिया स्मगल हो रहा है, क्योंकि नेपाल में लोग बता रहे हैं कि यूरिया का रिटेल प्राइस करीब 1400 रुपये है, बिहार में 200, बिहार और देश में 270-260 के आसपास है। तो यहाँ से यूरिया बड़े पैमाने पर नेपाल शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ खाद की किल्लत है, और प्लस यहाँ जो भ्रष्टाचार है वो तो है ही। तो पानी की अनुपलब्धता और खाद बीज की का ना अवेलेबल होना, दुगने तिगने दाम पर मिलना, ये किसानों की बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ इससे भी जो दोनों से ज़्यादा बड़ी समस्या है वो है उपज का सही दाम ना मिलना। अभी जब हम लोग पिछले 3 महीने से पैदल चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ये धान की कटाई का समय रहा है, गन्ना भी कटा है, और लोगों से मैं पूछता ही हूँ कि आपने धान कितने में बेचा, गन्ना कितने में बेचा। तो जो बात समझ में आई है कि धान लोगों ने औसतन, दोनों चंपारण अगर मैं मिला लूँ, शिवहर भी, तो 1200 से 1500, 1550, 1600 तक कुछ लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने बताया, जो बड़े किसान हैं वो 1600 में भी उन्होंने धान बेचा है, लेकिन औसतन लोग 1200 से 1500 में लोगों ने धान बेचा है। कुछ ऐसे भी छोटे किसान मिलते हैं जो 1100 रुपये में भी धान जिन्होंने बेचा है। जैसा मैं बता रहा हूँ तो मार्जिन है, कुछ बहुत जो गरीब लोग हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है 1100, 1150 में बेच रहे हैं। जो बहुत बड़े किसान हैं जो कि 6 महीने के बाद पेमेंट ले सकते हैं, वो शायद 1600 में बेच रहे हैं। लेकिन औसतन लोगों ने 1200 से 1500 रुपये में धान बेचा है। और ये सरकार का जो समर्थन मूल्य है 2050 रुपये, उसके मुकाबले करीब करीब 25 से 30% कम है। यही हाल गन्ना का है। दोनों जिलों में चलने के बाद मुझे जो बात समझ में आई, शिवहर इंक्लूड में बार 3 जिले मान के चले, तो गन्ना की यहाँ पर 3 अलग अलग वेराइटियों की लोगों ने खेती करी हुई है। उसमें एक जो मिल का प्रेफर्ड वेराइटी है, जिसको कैटेगरी 1 कह लीजिए, उसमें किसानों की शिकायत ये है कि उसमें रोग ज़्यादा लग रहा है और उसमें वो गन्ना सूख भी तेजी से रहा है, और उसका भी समर्थन मूल्य, जो कैटेगरी 1 का समर्थन मूल्य है, वो भी यूपी के मुकाबले 60 रुपये क्विंटल कम है। प्लस चीनी मिलों का जो जाल था, यहाँ चीनी मिलें बंद हैं। तो जैसे अगर आप शिवहर में चले जाएं तो लोग बता रहे हैं, या यहाँ पूर्वी चंपारण के भी कुछ एरिया में लोग बता रहे हैं कि यहाँ से जब आप सिद्धवलिया भेज रहे हैं, गोपालगंज तक लोग गन्ना भेज रहे हैं, तो वो मिलों के मर्जी पर है। वहाँ गन्ना पहुँचने के बाद जो रेट लगा दिया वही आपको लेना है, क्योंकि वहाँ से वापस आप गन्ना लेकर आप आ नहीं सकते हैं। किसानों की जो बड़ी समस्या गन्ना को लेकर है कि चीनी मिल जो पहले से थे वो बंद हो गए। तो जो चीनी मिल अवेलेबल हैं, जो उपलब्ध हैं, जो चल रहे हैं, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो खरीदते हैं गन्ना, उस भाव पर खरीदते हैं जो उनको सूट करता है, उस कैटेगरी का ही गन्ना खरीदते हैं जो चाहते हैं। किसान के पास चाहे उपज जो भी हो, अगर जिन्होंने वो कैटेगरी नहीं उपजाई है उनको वेट करना है, इंतजार करना है, जब मिल वाले लेंगे तब लेंगे। इसके अलावा मिल के खरीद में, गन्ने के खरीद में 2 बड़ी बातें लोगों ने बताई। एक तो कि वजन में हर ट्रेलर पे करीब 5 क्विंटल की हेरा फेरी। 5 क्विंटल तो एक तरह से स्टैंडर्ड सबका काट ही लिया जाता है। और दूसरा ये जो पर्ची वाला सिस्टम है, जिसके पास पर्ची है वही जाकर वहाँ मिलों को बेच सकता है गन्ना। उसको सुधारने के लिए शायद अभी मोबाइल पर कुछ व्यवस्था सरकार ने शुरू की है, लेकिन ज़्यादातर जो छोटे किसान हैं उन तक ये लाभ नहीं मिल रहा। आज भी वो पर्ची और बिचौलियों के माध्यम से ही गन्ना बेच रहे हैं। तो
ये जो समर्थन मूल्य का नहीं मिलना है, फसलों की उपज का न मिलना है, यही बात आपको सब्जी की खेती करने वाले इलाके भी जो हैं, जैसे मझौलिया है पश्चिम चंपारण में, आपका सुगौली है, यहाँ पर मधुबन है, पहाड़पुर है आपके जिले में, कुछ प्रखंड ऐसे हैं जहाँ सब्जी की बड़े पैमाने पर खेती हो रही है, लेकिन वहाँ पर भी लोग यही बता रहे हैं कि भाव मिलता नहीं है। शाम को काट कर जब जाते हैं मंडी में, लोकल मंडी में लोग जाते हैं, जो भाव मिला वही आपको बेचना है, क्योंकि उसके स्टोरेज की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई उसके प्रोसेसिंग की कोई व्यवस्था है, ना बाहर ले जाने का मार्केट और कोई व्यवस्था बनाई हुई है। समर्थन मूल्य के न मिलने की वजह से फिर मैंने इसको, चूंकि एक करीब 1.5 महीने से मैं सुन रहा हूं, तो मैंने इस बात का अध्ययन कराया कि समर्थन मूल्य के नहीं मिलने से किसानों का कितना नुकसान हो रहा है बिहार में। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ समर्थन मूल्य न मिलने की वजह से हर साल बिहार के किसानों का करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। 25,000 करोड़ रुपया, मतलब जिस मूल्य पर लोग बाजार भाव पर जो बेच रहे हैं और समर्थन मूल्य, उसको क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, और सिर्फ धान नहीं, धान, गेहूं, गन्ना, सब कुछ, तो करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया हर साल किसानों का यहाँ नुकसान हो रहा है। अगर समर्थन मूल्य पर सरकार इन चीजों को खरीदती, जो कि एक तरह से लॉ है, कानून है, सरकार को खरीदना ही है, तो बिहार के किसानों को 25,000 करोड़ रुपया हर साल अलग से मिलने लगता। इसी संदर्भ में एक और आंकड़ा आपको दे देता हूं। पिछले 10 साल में, क्योंकि ये 25,000 निकालने में ये भी देखा गया है कि कितना सरकार खरीद रही है, तो पिछले 10 साल में कुल 13% धान की खरीद समर्थन मूल्य पर की गई है। जो पैक्स यहाँ पर है, इनके माध्यम से या अन्य माध्यमों को मिला लें तो कुल 13% धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, और गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1, मतलब 1% गेहूं खरीदा गया है समर्थन मूल्य पे। बाकी किसी भी फसल की, ज्वार, बाजरा, मकई, गन्ना, किसी के लिए समर्थन मूल्य की पर खरीद की कोई व्यवस्था ही नहीं है बिहार में। तो ये जो 25,000 करोड़ का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, ये 3 बातों पर निर्भर है कि कितना समर्थन मूल्य है, कितने में आपने बेचा, और कितने में कितना क्वांटिटी सरकार ने समर्थन मूल्य पे खरीदा। जरा अंदाजा लगा लीजिए, पंजाब में ये आंकड़ा है करीब करीब 70%, मतलब जो पंजाब का किसान धान गेहूं उगा रहा है वो 70% समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है, और बिहार का जो किसान उगा रहा है वो 1% गेहूं खरीदा जा रहा है समर्थन मूल्य पे। फिर हम लोग बात करते हैं कि बिहार का किसान गरीब क्यों है और पंजाब का किसान धनी क्यों है। तो ये मिला जुला कर किसानों की हालत है। यही स्थिति है कि किसानी करके, सिर्फ खेती करके परिवार चलाना करीब करीब मुश्किल है, अनलेस कि आपके पास बहुत ज्यादा जमीन हो। अब जमीनों को लेकर, चूंकि यहाँ पर समाजवाद की राजनीति चलती रही है पिछले 30-40 सालों से, जो लोग भी यहाँ सत्ता में रहे वो समाजवादी पृष्ठभूमि और कम से कम चर्चा करते रहे कि वो समाजवाद की राजनीति करते हैं। तो मैंने ये देखा कि भाई कितने, मतलब जो खेती करने वाले लोग हैं, इसके अलावा कितने लोग बच गए। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 35 वर्ष से तो समाजवादियों की सो कॉल्ड समाजवाद करके और सामाजिक न्याय करने वालों की सरकार बिहार में रही है। कांग्रेस ने भी यही ढोंग किया है। उससे पहले बिहार में भूमिहीनों की संख्या आज 60% है। 60% लोगों के पास, करीब करीब 60% ग्रामीण बिहारियों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। बिहार में शहरी क्षेत्रों में यह संख्या थोड़ी बेहतर है, तो औसत है 56%, लेकिन रूरल बिहार में 60% भूमिहीन है। अगर बिहार के स्तर पर आप देखेंगे तो 56% बिहारियों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। देश में ये आंकड़ा आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूं है 38%, मतलब देश के स्तर पर 38% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है। बिहार में ये आंकड़ा है 60%, 56% बिहार के स्तर पर, रूरल बिहार, ग्रामीण बिहार में ये आंकड़ा है 60%। तो भूमिहीनों के लिए, चूंकि यहाँ भूमि सुधार कानून कभी लागू नहीं किया गया, उसकी चर्चा तो होती है लेकिन लागू कभी किया नहीं गया। पश्चिम चंपारण अकेले में मुझे जो लोग मिले, मैंने पूरा जब आंकड़ा इकट्ठा किया तो पता चला कि 1,25,000 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनको पिछले 30 साल में जमीन का पट्टा दिया गया है, चाहे सरकारी जमीन का हो, लैंड सीलिंग वाली जमीन का हो, भूदान का जमीन हो,
1,25,000 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन का पट्टा दिया गया है, लेकिन जमीन का पोजीशन अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। ये हालत है यहाँ पर। और जमीन का जो जनरल रिकॉर्ड है, उसका रख रखाव है, रसीद काटने की बात है, वो समस्या हर जगह आपको मिलेगी। और जो रसीद काटने में जो धांधली, जो भ्रष्टाचार है कि 3,000 4,000 रुपये हर बार आप जब रसीद कटाने जाते हैं तो आपको लगता है जो जमीन का लैंड का डिजिटाइजेशन हो रहा है उसमें जो लोगों को परेशानी हो रही है। पूर्वी चंपारण में तो लोग बता रहे थे कि जो खाता नंबर 82 का जमीन है, जो अरेराज वाले एरिया में, पहाड़पुर अरेराज सुगौली वाले एरिया में, वहाँ पर किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि करीब 5-6 बरस से आप जमीन बेच ही नहीं सकते हैं क्योंकि दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। यहाँ भी समस्या है, 1 से 5 खाता तक नहीं। हाँ, तो खाता नंबर अलग अलग प्रखंडों में अलग है, लेकिन ये जो पुरानी गर्मजरुआ, जो सरकारी गर्मजरुआ जमीन जिसको कहते हैं, वो जमीन आप जोत रहे हैं लेकिन आप बेच नहीं सकते हैं। और एक तरह से जमीन का मालिकाना हक आपसे चला गया है और ये बहुत बड़ी समस्या है जिस पर इतनी चर्चा हो नहीं रही है। तो भूमिहीनों की समस्या, जो 3 बातें मैं आपको बता रहा था कि यहाँ रोजी रोजगार है नहीं, लोग बहुत बड़ी संख्या में पलायन करते हैं, मजदूरी करते हैं। उसकी एक वजह यह है कि जो खेती किसानी का एक ऑप्शन है वो लाभदायक नहीं है, लोग किसी तरह अपनी जीविका चला सकते हैं, और भूमिहीनों की एक बहुत बड़ी संख्या है। इसके साथ साथ 2 और वजह है जिससे बिहार की गरीबी इतनी भयावह है। पहली, शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। मैं जितने दिन से चल रहा हूँ अभी तक ज़्यादातर जगहों पर हम लोग स्कूल वगैरह में ही रुकते हैं, दिन में भी रात में भी, तो जो देखने को मिला बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, तो सबको मालूम है। लेकिन एक बड़ी वजह जो देखने को मिल रही है वो ये है कि जो विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो बिल्डिंग है, क्लासरूम है, जमीन है, इन विद्यालयों के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों के बीच में समायोजन नहीं है। जहाँ बिल्डिंग है, क्लासरूम है, वहाँ शिक्षक नहीं है। जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग क्लासरूम नहीं है। कई जगह जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं हैं। तो इन तीनों चीज़ों में समायोजन न होना बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे एक बड़ा कारण है। सरकार की शिक्षा को लेकर उदासीनता, और उसका रिजल्ट ये है कि मैनेजमेंट के स्तर पर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षक है और बच्चों के बीच में समायोजन न होना, वो वजह है कि आप 30-40 हज़ार करोड़ रुपया हर साल खर्च करने के बावजूद भी शायद ही किसी को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं। शिक्षा को लेकर समाज में बहुत गुस्सा भी है, हर तरीके से लोग बताते भी हैं, लेकिन उसको लेकर कुछ सुधार होता कहीं दिख नहीं रहा है। शिक्षा के ध्वस्त होने से सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के गरीब लोगों को है, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र जरिया थी जब आप गरीब आदमी पढ़ लिख कर गरीबी से बाहर निकल सकता था। जब शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, 2 पीढ़ियां करीब मैं समझता हूं कि मेरा अपना अनुमान है कि पिछली 2 जनरेशन्स, 2 पीढ़ियां अनपढ़ हो गई। उन्होंने कॉलेज क्लास मतलब स्कूल में खिचड़ी खाई और कॉलेज से डिग्री ली। जिनके पास डिग्री है भी, उनके पास भी कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि स्कूल में खाली खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज में खाली डिग्री बट रहा है। कॉलेज जिनमें 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पर बच्चे बताते हैं कि सिर्फ एडमिशन नामांकन के समय जाते हैं, एडमिट कार्ड लेने जाते हैं और परीक्षा देकर रिजल्ट लेने जाते हैं, डिग्री लेने जाते हैं। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक लाइन में स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही है। यही वजह है कि बिहार का शिक्षित, पेपर पर जो शिक्षित समाज है, उसको भी कहीं रोजी रोजगार नहीं मिल सकता है, उसको मजदूरी ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पढ़ाई तो करी नहीं, उसने डिग्री हासिल करी है। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी बात है बिहार में, बेरोजगारी, मजदूरी, गरीबी का, जिस पर चर्चा कहीं नहीं होती है, मैं वो बात उठाना चाहता हूँ यहाँ आपके माध्यम से, वो है पूंजी की अनुपलब्धता। हम लोग जब चलते हैं जनरली बिहार में, आप बात कीजिएगा तो लोग ये बताएंगे कि भैया चीनी मिल बंद है, इसकी वजह से, यहाँ फैक्ट्री नहीं है, चीनी मिल नहीं है, चॉकलेट का फैक्ट्री नहीं है, इसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए चीनी मिल सिर्फ लगाकर आप रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार के लिए जरूरी है स्वरोजगार, लोगों का स्वरोजगार में इन्वॉल्व होना, लोग खुद का अपना व्यापार, बिजनेस, छोटा मोटा उद्योग धंधा कर पाए। अगर आप इन चीजों को गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वरोजगार के लिए सबसे ज्यादा एक बड़ी जरूरत जिस बात की है वो पूंजी की उपलब्धता है। मान लीजिए कि आप बाल काटने का आपके पास हुनर है, आपके पास स्किल है,
अगर आपके पास पूंजी है तो आप सैलून खोलकर बाल काट सकते हैं, अपने साथ 4 लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं, तो वो आपका व्यापार हुआ। लेकिन अगर सैलून खोलने की आपके पास पूंजी ना हो, साधन ना हो, तो आप उसी स्किल के साथ कहीं जाकर लेबर के तौर पर बॉम्बे में, दिल्ली में, लुधियाना में, पटना में जाके बाल काटिएगा तो आप मजदूर हो गए। तो बिहार में पूंजी की अनुपलब्धता क्यों है, इसको जानने समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पूंजी आती कहाँ से है। पूंजी आता है लोगों की बचत से, बचत को जिसको हम और आप बैंक में रखते हैं, और बैंक उसको ऋण के माध्यम से समाज को, वो लोगों उन लोगों को देते हैं जो कि व्यापार करना चाहते हैं, उद्योग धंधे का काम करना चाहते हैं। इसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। पूरे देश में जो बैंकों में पैसा जमा होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन के तौर पर जनता को उपलब्ध होता है। देश भर में ये आंकड़ा है 70%। मतलब अगर 100 रुपया बैंकों में जमा होता है तो 70 रुपया बैंक ऋण के तौर पर लोगों को देते हैं। बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 40%। लालू जी के शासनकाल में, ये 1991 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था करीब करीब 38%। कांग्रेस के शासनकाल में, लालू जी के शासनकाल में यह घटता घटता हो गया 23%। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था 23%, और आज 17 साल के नीतीश जी के शासन के बाद भी ये बढ़ के हुआ है 40%। इसका असर क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप इसको समझिए। बिहार की गरीब जनता ने पिछले साल बैंकों में 4,21,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किया। तो 70% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो भारत का औसत है, उसके हिसाब से बिहार की जनता को 2,80,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर मिलना चाहिए था। लेकिन 70 के बजाय बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 40%, तो मिला 1,60,000 करोड़ रुपया। 1,20,000 करोड़ रुपया जो बिहार की जनता को मिलना चाहिए था रेडीमेड का दुकान खोलने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, सैलून चलाने के लिए, यूट्यूब का धंधा करने के लिए, जिस काम को भी आप करना चाहते हैं, छोटा मोटा उद्योग भी करने के लिए, वो पैसा यहां से शिफ्ट हो गया। बैंकों के माध्यम से ये लाखों करोड़ रुपया हर साल शिफ्ट हो रहा है बिहार से उन राज्यों में जहां पर उद्योग धंधे पनप रहे हैं। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 90% से ज्यादा है। मतलब अगर वहां लोग 100 रुपया जमा कर रहे हैं गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, तो बैंक वहां 90 रुपए से ज्यादा ऋण दे रहे हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि हर साल 2 लाख करोड़ रुपए बिहार के जनता का पैसा बैंकों के माध्यम से उन राज्यों में जा रहा है जहां पर उद्योग धंधे पनप रहे हैं। और 32 साल से नीतीश और लालू जी का राज है। पूरे 32 साल का मैं आंकड़ा जारी करूंगा तो आपको पता चलेगा कि करीब करीब 25 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का बैंकों में जमा पैसा यहां से बैंकों के माध्यम से उन राज्यों में चला गया जिन राज्यों में उद्योग धंधे लग रहे हैं। तो पैसा बिहार के लोगों का, ये पैसा जा रहा है उन राज्यों में जहां उद्योग धंधे लग रहे हैं, और उसी उद्योग धंधे में जाकर हम लोग के बच्चे, बिहार के लोग जाकर मजदूरी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई हमारी सोच है, ये बिहार सरकारों की जिम्मेवारी है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को हर 15 दिन पर सरकार को फॉलो करना होता है। मुख्यमंत्री के स्तर पर इसकी बैठक होती है। बिहार में इतनी उदासीनता है कि 15 दिन के बजाय मुख्यमंत्री इसको साल में 1 मीटिंग करते हैं, जो बैंक के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ, क्योंकि बैंकों पर ये जिम्मेवारी है, संवैधानिक जिम्मेवारी है कि उनको जहां से आप पैसा लेते हैं वहीं पर आपको ऋण देना है। लेकिन चूंकि बिहार सरकार की उदासीनता है या उनकी जानकारी का अभाव है या उसको देखना ही नहीं चाहते हैं, तो हर साल नीतीश कुमार का मैंने रिकॉर्ड निकलवाया, हर साल बैंकों से उन्होंने 1 बैठक की है। हर बैठक में उन्होंने इस बात को कहा है कि भैया क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को राष्ट्रीय औसत के करीब लाइए, अनुरोध किया है। जबकि सरकार के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो बैंकों का लाइसेंस यहाँ खत्म कर सकती है, उनका कामकाज करना बंद कर सकते हैं। आप बिहार का पैसा ले जाकर तमिलनाडु में लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में लोन दे रहे हैं, और बिहार की जनता पूंजी के अभाव में कुछ कर नहीं पा रही है। इतनी बड़ी बात है। और दुख की बात यह है कि ना इसकी चर्चा कहीं राजनीतिक गलियारों में होती है, ना पत्रकार बंधु इसका सवाल कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी राशि है, इसका अंदाजा आप लगाइए।
पिछले साल का आप देख लीजिए, पिछले साल बिहार सरकार का बजट था 2,25,000 करोड़, और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर 90% होता तो 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा अलग से बिहार की जनता को मिल जाता रोजगार करने के लिए। उससे हजारों बच्चे स्वरोजगार कर पाते, छोटे मोटे उद्योग धंधे कर पाते, व्यापार कर पाते, उससे बिहार में तरक्की होती। तो बिहार में गरीबी से निकलने का, जो हम और आप जो घूमते हैं देखते हैं, इतनी गरीबी जो दिखती है, उसकी बड़ी वजह यह है कि गरीबी से निकलने के तीनों रास्ते, शिक्षा, कृषि और व्यापार, ये तीनों दरवाजे बंद हैं। आप पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था आपने ध्वस्त कर दी, तो पढ़ लिख कर आप गरीबी से निकल नहीं सकते हैं। खेती किसानी ऐसी है जिसको कंप्लीटली वो लाभदायक नहीं है, तो खेती किसानी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और पूंजी आपके पास है नहीं तो आप व्यापार कर नहीं सकते हैं। तो आखिर आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज्यादातर परिवार यहाँ मल्टी जेनरेशनल गरीबी में फंसे हुए हैं। मतलब जेनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, मजदूर का लड़का मजदूर बन रहा है। कोई सैकड़ों और हजारों में इक्का दुक्का आदमी है जो कहीं पढ़ लिख कर कोई कंपटीशन पास कर गया, कोई नौकरी लग गई, वरना ज्यादातर लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आर्थिक हालात को सुधार नहीं पा रहे हैं। ये मेरा संक्षिप्त शुरुआती बात थी। 2-3 बातें और मैं आपको सरकारी स्कीम के बारे में बताऊंगा और फिर आपके प्रश्न लेंगे। सबसे बड़ा जो स्कीम अभी सरकार का चल रहा है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लोगों को 5 किलो अनाज हर साल मिलना है, हर महीने मिलना है। बिहार में चोरी का आलम, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जनता को यह मालूम हो गया है कि हमको 5 नहीं 4 किलो ही अनाज मिलना है। इसकी वजह जब मैंने पता की, जो लोग पीडीएस डीलर हैं जो अनाज को बांट रहे हैं, उनसे बात करी, जनता से बात करी, तो पता चला कि हर क्विंटल पे व्यवस्थित तरीके से 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर लूट रहे हैं हर महीने। और इसमें विधायक साहब लोग भी इंक्लूड हैं। बिल्कुल मैं जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं, विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधि अफसरों के साथ मिलकर हर महीने हर प्रति क्विंटल 40 रुपए तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पैसा ले रहे हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों को, लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना चाहिए था, उसके जगह उनको 4 या 4.5 किलो अनाज मिल रहा है। ये कितनी बड़ी राशि है इसका अंदाजा आपको इससे होगा कि प्रखंड के स्तर पर गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रखंड के जनसंख्या के आधार पर करीब 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज आ रहा है, और हर क्विंटल पर 40 रुपया काटा जा रहा है। ये सबसे बड़ा करप्शन का अभी है, जिसका कहीं संज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है इसकी। थोड़ी बहुत चर्चा होती है कि भाई 5 किलो की जगह 4 किलो मिल रहा है, लेकिन क्यों मिल रहा है और कितनी बड़ी राशि का गबन हो रहा है, ये बात आप लोग को लिखना चाहिए। दूसरी जो बड़ी स्कीम सरकार की चल रही है वो है स्वच्छ भारत, जिसमें बड़े पैमाने पर हजारों करोड़, बल्कि देश के स्तर पर तो लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं शौचालय बनाने के लिए। जब मैं पदयात्रा कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं खुले में शौच आज भी बिहार के करीब करीब हर गांव की सच्चाई है। ये ओडीएफ का पूरा जो ढकोसला सरकार ने किया है ये फेक है। मैं पैदल चल रहा हूं, खुले में शौच आज भी सच्चाई है, आप लोग भी देखते होंगे। बताने पर लोगों ने जो बताया मुझे पूछने पर कि ज्यादातर जगहों पर 2,000 रुपया दो और शौचालय के नाम पर 12,000 रुपया ले लो। ये व्यवस्थित तरीके से लूट पिछले 1-2 सालों में बिहार में हुआ है। पैसा सिर्फ 12,000 रुपया उनको दिया गया है जिनके पास या तो पहले शौचालय था या जिनको शौचालय बनाना ही नहीं है। उन्होंने 2,000 रुपया अफसर को, जनप्रतिनिधि को दिया और 12,000 रुपये ले लिए। शौचालय न बने ज्यादातर जगहों पर, ना उनको चलाया जा रहा है, ना उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरी बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि आवास की बड़ी डिमांड है। जहां हम लोग चलते हैं लोग बताते हैं गरीब आदमी के सर रहने के लिए घर नहीं है। तो जितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना में पहले से घर मिला है, ज्यादातर लोग अभी इंदिरा आवास योजना वाले ही मिलते हैं जिनको 20,000 रुपये पहले मिला है। 1,40,000 की जो नई व्यवस्था बनाई गई है, जो 3 किस्तों में जारी हो रही है प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये इसके लाभार्थी कम ही मिले। जो मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि 25,000 से 40,000 रुपये तक, 25,000 से 40,000 रुपये तक सिस्टमेटिक तरीके से 3 किस्त में पैसा लोगों से लिया जा रहा है। नाम लिखे जाने से लेकर अंतिम किस्त के भुगतान तक 25,000 से 40,000 रुपये तक लोगों से पैसा लिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ज्यादातर लोगों को तो मिल ही नहीं रहा, जिनको मिल रहा है उनको ये पैसा देना पड़ रहा है।
जिनको नहीं मिल पा रहा है उसको, उसके संबंध में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने दिल्ली सरकार का जो केंद्र सरकार इस पर आंकड़ा जारी करती है उसमें देखा तो बिहार सरकार अगर 100 घर के लिए सरकार से, दिल्ली सरकार से पैसा ले सकती थी तो उसके एवज में बिहार में सिर्फ 60 घरों के पैसे लिए गए हैं। मतलब 40% तो पैसा बिहार सरकार ने सरेंडर कर दिया। ये उस राज्य की हालत है जहां पर घर के लिए गरीबों में मारामारी है, गरीबों के पास घर नहीं है और वहां पर हर साल 40-50% पैसा हम लोग दिल्ली से ला ही नहीं रहे हैं क्योंकि आपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वहां नहीं दिया या उसको फॉलो अप नहीं किया। यही हाल कमोवेश मनरेगा का है। जिस राज्य से इतने बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है, 10,000 12,000 के मजदूरी के लिए लोग हर तरह के संघर्ष को तैयार हैं, उस राज्य में मनरेगा का ऑफटेक है पिछले साल रहा है 39%, करीब करीब वही 40। मतलब बिहार सरकार की एलिजिबिलिटी पिछले साल जनसंख्या और यहाँ की गरीबी स्तर को देखते हुए करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए थी। मतलब बिहार सरकार केंद्र से 12,000 करोड़ रुपया ला सकती थी मनरेगा के मद में, उसके बदले में हम लोग लेकर आए 4,000 करोड़ रुपया। और मनरेगा में पूर्वी चंपारण का परफॉर्मेंस पूरे राज्य में सबसे खराब है। यहाँ पर रहा वो 33%, राज्य का है 39% और पूर्वी चंपारण का है 33%। आप फिर से आप एक बार जरा सोचिए कि जिस राज्य में मजदूरी के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं, वहाँ 100 रुपया अगर हम लोग दिल्ली से ला सकते हैं तो हम लोग 40 रुपया ही ला रहे हैं। और उस 40 रुपया में भी मनरेगा में करीब करीब 35 से 40% पीसी, बिहार में दलाली का नया नाम है पीसी, आप लोगों को पता ही है। तो उस 4,000 करोड़ में भी 30 से 40% भेंट चढ़ जा रहा है पीसी के। तो आप जो 10,000 करोड़ रुपया बिहार की जनता को, गरीब जनता को मजदूरी के लिए मनरेगा में 10,000 से 12,000 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था, इफेक्टिवली 4,000 करोड़ हम लोग लेकर आए, उसमें 40% चढ़ गया भेंट पीसी के, तो 2,500 करोड़ रुपया लोगों को एक्चुअली पहुंच पाया। ये हालात है यहाँ पर। राज्य सरकार की 2 बड़ी स्कीमें हैं यहाँ पर। एक नल जल योजना, उसकी हालात ये है कि पश्चिम चंपारण में 90% से ज्यादा नल जल योजना कारगर नहीं है, या तो चल नहीं रहा है या बना तो चला नहीं। पूर्वी चंपारण में स्थिति पश्चिम चंपारण के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। यहाँ पर मुझे लगता है कि करीब करीब 70% नल जल योजना काम नहीं कर रहा है, 30% नल जल योजना काम कर रहा है, बस 10 में 3। अभी तक जो अंदाजा हम लोग चलते हैं, जो देखते हैं, एकदम नंबर, आप मुझे नंबर काउंट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पश्चिम चंपारण में 10 में 1 चलता हुआ पाते थे, यहाँ पर 10 में 2 या 3 चलता हुआ पाते हैं। इसके साथ जो बिहार सरकार के 2 बड़े क्लेम हैं, जो हम लोग को भी लगता था कि इस चीज में तरक्की हुई है, कुछ विकास हुआ है, वो है सड़क और बिजली। बिजली को लेकर जरूर ये बात है, हर जगह बिजली दिखी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि जहाँ पर भी हम लोग गए हैं वहाँ पर बिजली हर जगह है। लेकिन बिजली को लेकर सबसे बड़ी समस्या है वो है गलत बिल का आना। हर गांव में, हर मोहल्ले, हर टोले में लोग बता रहे हैं कि 2-2 बल्ब जलाने पर 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, 50,000, 70,000 तक के लोगों ने बिल मुझे दिए हैं, बिल की कॉपियाँ दी हैं। और हर गांव में 30, 40, 50 लोग ऐसे हैं जो कि गलत बिल के चक्कर में लोक अदालतों के में घूम रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन पर फौजदारी का मुकदमा हो गया है, 60-60, 70,000 रुपये जिनका बिल है, या तो लोग फौजदारी का मुकदमा लड़ रहे हैं, कुछ लोग तो 1-2 गांव में मुझे ऐसे मिले जो छोड़कर भाग गए। तो ये बिजली बिल का गलत होना, बढ़े हुए बिल का आना, ये आने वाले दिनों में बड़ी समस्या के तौर पर आपको सुनने जानने को मिलेगा, शायद आप लोगों को जानकारी हो भी। सड़कों को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं। मेरा भी अपना यकीन ये था कि बिहार में सड़कें सुधरी है, लेकिन जब मैं पैदल चल रहा हूँ तो बिल्कुल दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि ग्रामीण सड़कों की स्थिति बिहार में आज शायद लालू जी के जंगल राज से भी, उस दौर से भी बुरी हालत में है। मुझे गांव में ग्रामीण सड़क जो है वो कहीं पर भी ऐसी नहीं दिखी जहां जो ये कहा जा रहा है कि सारे हैबिटेशन को ऑल वेदर रोड से जोड़ दिया गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। स्टेट हाईवे में जरूर सुधार है, नेशनल हाईवे में जरूर सुधार है, लेकिन जैसे ही आप पंचायत और गाँव के स्तर पर उतरते हैं तो ज़्यादातर गाँव में 99% गाँव में सड़क बदहाल हालत में है, चलना मुश्किल है। गलियों और नालियों की तो आप बात ही मत कीजिए,
वो तो कहीं है ही नहीं, ना उस पर कुछ बात हुई है। ये तब हालात है नलियों गलियों की जब 7 निश्चय में नल जल योजना की तो सब चर्चा करते हैं। 7 निश्चय का एक बड़ा प्रॉमिस था नलियों और गलियों के पक्कीकरण का। उस समय मुझे भी इस बात का एहसास था कि गांव में रोड तो बन गए हैं प्रधानमंत्री संपर्क योजना में या मुख्यमंत्री संपर्क योजना में, तो बात ये हुई थी कि सड़क तो गांव में बन गया, गलियों गांव के गलियों को बना दिया जाए, नालियों को पक्कीकरण कर दिया जाए। लेकिन जब मैं घूम रहा हूं तो देख रहा हूं कि सड़क ही नहीं है, गली और नाली की तो बात ही मत कीजिए। और ये हजारों करोड़ रुपया 7 निश्चय के अंदर इसमें खर्च किया गया है। इसके बावजूद नालियों की स्थिति यह है कि कुछ गांव में सड़क के किनारे कुछ एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है नालियों का, ना उसमें पानी जाता है ना निकलता है, ना घरों की नालियों को उससे जोड़ा गया है, ना इन बड़ी नालियों के पानी के निस्तारण की कोई व्यवस्था की गई है। तो ज्यादातर नाली में गंदा और वो पुआल और कूड़ा करकट भर के बंद हो गया है। ये हालात है। मोटे तौर पर जब मैं चल रहा हूं तो सरकार के प्रति जनता में उदासीनता बिल्कुल क्लियर है कि इस सरकार को लेकर, नीतीश कुमार जी को लेकर जनता में भारी उदासीनता या आक्रोश, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर आदमी आक्रोशित है, लेकिन उदासीन तो करीब करीब 100% आदमी, कोई आदमी ये कहता हुआ नहीं मिला जो आशान्वित हो कि देखिए सरकार क्या करती है, क्या कुछ अच्छा हो सकता है, देखते हैं अगले 1 साल में क्या होगा। हर आदमी ये मान रहा है कि अब कुछ सुधर नहीं सकता है, और उसका एक बड़ा प्रोपोर्शन ये भी है जो सरकार के प्रति आक्रोशित है। मैंने, आपने ध्यान दिया होगा, स्वास्थ्य को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। वो इसलिए नहीं की कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कुछ बोलना बेमानी है। मैं जिन गांवों में, पंचायतों में घूम रहा हूं, उस स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था करके कोई चीज है ही नहीं। अनुमंडल में, जिले में कुछ होगा मैं जानता नहीं हूं क्योंकि मैं वहां जा नहीं रहा हूं, लेकिन गांव में सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी स्तर पर, सीएचसी तो ब्लॉक के स्तर पर होगा, वो भी मैं कहीं कहीं देखता हूं, पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग, मुझे लगता है 80% से ज्यादा लोग ग्रामीण चिकित्सकों या प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर डिपेंडेंट हैं। किसी भी बीमारी के होने पर लोग सरकारी अस्पतालों, दवाखानों में जा रहे हों, ऐसी बात सुनने को कहीं मिली नहीं। इसीलिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, ग्रामीण कार्य मंत्री, जिनके जिम्मे ग्रामीण सड़क, गली नली की व्यवस्था है, बिहार के पथ निर्माण मंत्री, ये और कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये जो माननीय तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के सहयोगी हैं, अभी नया नया बने हैं, मेरी आशा अपेक्षा है कि आपके माध्यम से जो बात हम लोग उठा रहे हैं उन तक भी ये बात पहुंचेगी, और इन विभागों के जो कार्यक्रम है या जो वो काम कर रहे हैं उसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो कल बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो जरूर जनता को ये देखना चाहिए कि भाई उन्होंने स्वास्थ्य के विषय को कितना सुधारा, उन्होंने ग्रामीण कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर किया, कृषि मंत्री होते हुए उन्हें कृषि की सुविधा को कितना बेहतर बनाया, शिक्षा मंत्रालय आरजेडी के पास है तो शिक्षा की स्थिति में क्या सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य मंत्री तो वो खुद ही हैं, ग्रामीण कार्य मंत्री खुद ही हैं, पथ निर्माण मंत्री खुद ही हैं। तो ये देखने वाली बात है, और इसीलिए मैंने नीतीश कुमार जी को सलाह भी दी आपके माध्यम से कि भाई 2025 में जब आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपने बताया कि आप तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेहतर ये होता कि आज भी आरजेडी बड़ी पार्टी है, तो उनको अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो जनता के पास ये अवसर होता ये देख पाने का कि 3 वर्ष में उन्होंने कितना अच्छा काम किया, और उनके पास भी ये अवसर होता कि वो बिहार को सुधारने के लिए, बिहार के इन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया प्रयास कर पाते, और फिर जनता उस आधार पर वोट भी करती। आप 5 वर्ष तक एक तरह से सामने खड़े हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और 25 में पिछले दरवाजे से नए वादे करके फिर घुसिएगा और बेचने का प्रयास कीजिएगा कि ये अब नए नेता हैं जो कि बिहार का सुधार करेंगे, वो शायद बिहार की जनता के साथ छल होगा। जैसे अभी यही तेजस्वी यादव ने 10 लाख युवाओं के नौकरी की बात कही थी, ये कहा था कि भाई पहले कैबिनेट में ही 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी जाएगी, उसका आदेश पारित किया जाएगा। उस चीज़ को नीतीश कुमार ने अपने सर पर ले लिया है, और आप देख रहे हैं कि किसी को नौकरी मिल नहीं रही है। जो टीईटी पास करके बैठे हुए लोग हैं, शिक्षा विभाग में 4 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है तो आपको 9-9.5 लाख शिक्षकों की जरूरत है, जो हम लोग का अपना अनुमान है। बिहार में शिक्षक करीब 4 लाख है,
टीईटी सीटेट करके बैठे हुए लोग लाखों की संख्या में बेरोजगार बैठे हैं। जब डाकबंगला चौराहे पर गए तो उन पर लाठी बरसाई गई। यही हाल सांख्यिकी वाले बच्चों की है, यही हाल ग्राम संविदा पर काम करने वाले लाखों अन्य लोगों की है। हर विभाग में संविदा पर लोग काम कर रहे हैं। पूरी बिहार सरकार जो है ये संविदा पर काम करने वाले टेम्परेरी लोगों के भरोसे है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सबको पेपर पर ही चलाया जा रहा है। जितने प्राथमिक विद्यालय था उसको पेपर पर ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय बना दिया गया, मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय बना दिया गया। तो पेपर पर हर जगह उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय सब हो गए। पेपर पर सारे शिक्षक आ गए, पेपर पर सारी व्यवस्था हो गई। जमीन पर बहुत कुछ है नहीं। अब नीतीश कुमार जी, एक अंतिम बात मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी शायद अपनी कोई यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं, और वो भी पश्चिम चंपारण से कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे खुशी ये है कि चलिए, वो तो पहले भी यात्रा करते रहे, लेकिन मेरा अनुमान भी है और मुझे इस बात की खुशी भी है कि बिहार के पॉलिटिशियंस जो हैं वो चुनाव से अलग हटकर भी कम से कम जमीन पर उतरेंगे। हम लोग पैदल चल रहे हैं तो कुछ दबाव तो जरूर है, कोई पैदल चलेगा, कोई गाड़ी से चलेगा, कोई हेलीकॉप्टर से चलेगा, लेकिन कम से कम अपने ऑफिस से तो निकले। तो ये खुशी की बात है। मैं स्वागत करता हूँ कि नीतीश कुमार आ रहे हैं और वो पैदल ये कुछ अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। पैदल तो नहीं चलेंगे, गाड़ी या हेलीकॉप्टर से चलेंगे। जो पश्चिम चंपारण के ज्वलंत मुद्दे हैं, मेरा अनुमान है, मेरी आशा है कि नीतीश कुमार जी वहां भी जाएंगे। मेरा अनुमान है कि नीतीश कुमार जी नवलपुर बेतिया रोड पर जाएंगे, जहां पर 15 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं कि उस रोड को बनाया जाए। मेरा अनुमान है कि नीतीश कुमार जी मशान नदी के कटाव से जो लोग पश्चिम चंपारण में परेशान है उस पर कुछ समीक्षा करेंगे, उस पर कोई निर्णय लेंगे। मेरा अनुमान है कि नौतन बैरिया के डिस्ट्रिक्ट्स में जो भारी कटान, बाढ़ और रोड के हालात हैं उस पर नीतीश कुमार जी कुछ बोलेंगे। जिस वाल्मीकि नगर से वो हमेशा शुरुआत करते हैं यात्रा की, मेरा अनुमान है, मेरी आशा है कि वहाँ पर जो वन्य राज्य अधिनियम को लेकर बड़ी जनसंख्या आंदोलनरत है, लोगों को जमीन, अपनी मिट्टी, अपना बालू, अपनी लकड़ी से अधिकार लोगों का छीन लिया गया है, उस पर कुछ समाधान देंगे। इन सारी बातों का देखिए, वो आते हैं तो क्या करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं, कम से कम पटना से निकल तो रहे हैं। बाकी आप लोग जो सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर कोई सवाल नहीं है तो बस हम लोग खत्म करें इसको। पदयात्रा का उद्देश्य है बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना। हम लोगों की अपनी समझ है कि बिहार की जो दुर्दशा है उसके जड़ में बिहार की जनता का मुद्दों पर न वोट करके इमोशनल चीज़ों पर, जाति पर, धर्म पर, पुलवामा पर, भारत पाकिस्तान चाइना पर वोट करना है। बिहार की जनता इन सारी बातों का, जिन समस्याओं का हम और आप जिक्र कर रहे हैं, मोर और लेस उनको जानकारी है, क्योंकि वही भुक्तभोगी है। लेकिन जब जनता वोट करती है तो इन बातों को भूलकर उन विषयों पर वोट कर देती है जिनका इन विषयों से कोई सरोकार नहीं। तो बिहार की जनता को ये बताना, समझाना, प्रेरित करना कि भाई अगर बिहार को सुधारना है या आपको सुधारना है तो आपको अपने और अपने बच्चों के जो विषय हैं उन पर मतदान करना होगा। दूसरा उद्देश्य ये है कि लोगों के पास बेहतर विकल्प हो। अगर जनता जगकर सही लोगों को चुनना भी चाहे तो चुनने के लिए सही व्यक्ति भी तो होना चाहिए। इसलिए समाज की मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित करना, निकालना, राजनीति एक लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म पर लाना जो बिहार के समाज की नज़र में सही लोग हैं। वो सारे लोग एक साथ जब पदयात्रा के दौरान निकल कर आ जाएं तो उनको एक साथ बैठाएंगे, प्रयास करेंगे कि वो लोग मिलकर आगे का रास्ता तय करें। अगर सब लोग मिलकर तय करेंगे कि दल बनाना है तो दल बनाया जाएगा। लेकिन अगर दल बनता है तो प्रशांत किशोर का दल नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का दल नहीं होना चाहिए। वो दल होना चाहिए उन लाखों लोगों का जिनको इस पूरी पदयात्रा के दौरान चिन्हित करके, प्रेरित करके, समझाकर, बुझाकर एक तरह से तैयार किया जाएगा। जो लोग तैयार होंगे इस नई राजनीतिक व्यवस्था के संस्थापक होने को, वो लोग मिलकर ही इसके मालिक, मुखिया होंगे। वही लोग इसको मिलकर बनाएंगे और इसको मिलकर चलाएंगे। मैं इस पूरे जन स्वराज अभियान का नेता नहीं हूँ, मैं इसका सूत्रधार हूँ। मैं इस बात का गारंटर हूँ कि जो व्यवस्था लेकर, जो सोच लेकर मैं चला हूँ, इसके तहत ईमानदारी से जनता को इस बात को बताया जाए और जनता की मदद से ही ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकाला जाए जो बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था को खड़ा कर सके।
तीसरा जो पदयात्रा का उद्देश्य है, जब हम लोग गांव देहात शहर में जा रहे हैं तो हर पंचायत के लिए विकास के अगले 10 साल की एक योजना बनाना। जब ये पदयात्रा खत्म होगी तो आप देखेंगे हम लोग बिहार के लिए एक 15 साल का ब्लूप्रिंट जारी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हर पंचायत के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर पंचायत के लिए अगले 10 साल की विकास की एक योजना जारी करेंगे जो वहाँ के लोकल स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं पर आधारित होगी। वहाँ के लोगों की स्ट्रेंथ, वहाँ पर उस पंचायत में क्या उपलब्ध है, क्या परेशानी है, इसके आधार पर बनाया जा रहा है, ताकि लोग ये देख पाएं पदयात्रा खत्म होने के बाद कि जन सुराज के अंतर्गत जन सुराज वाले लोग उनके पंचायत के लिए, उनके पंचायत के विकास के लिए क्या योजना बना रहे हैं। इन योजनाओं में सिर्फ वहाँ के समस्या का समाधान नहीं होगा, सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि वहाँ पर सड़क टूटी हुई है उसको बना देना है, गली नाली नहीं है उसको बना देना है। इन योजनाओं में 3 विषय पर फोकस है। पहला, जो मैंने कहा, गरीबी से निकलने के जो 3 रास्ते हैं उस पर योजना बनवा रहे हैं कि हर पंचायत में बेहतर सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और कितने दिन में हर पंचायत में बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरा, क्या करने से खेती किसानी करने वाले लोगों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है पंचायत के स्तर पर। और तीसरा, क्या प्रयास ऐसे किए जाएंगे जिससे हर पंचायत में 500 से 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दिए जाएं। ये तीनों की योजना बनाकर जारी करेंगे ताकि आप उसको देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, मूल्यांकन कर सकें। अच्छा लगे तो अपनाइए, नहीं अच्छा लगे तो फेंक दीजिए। तो ये तीनों पहलू, समाज को जगाना, समझाना कि सही बात पर वोट कीजिए, वो सही बात पर वोट कर सके, इसलिए एक राजनीतिक व्यवस्था बनाना जो सही लोगों की व्यवस्था हो। और तीसरा, लोग जग जाएं, सही लोगों को चुन भी लें तो भी वो सही लोगों के पास एक कारगर योजना हो अगले 10 साल 15 साल की, ताकि बिहार को विकसित बनाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रमाणिक कदम उठाया जा सके। इसी काम को करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, करीब करीब 5000 किलोमीटर चलना पड़ेगा। जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे तो हम लोगों ने 3500 किलोमीटर कहा था। अभी का हम लोग का जो अनुमान है करीब करीब 5000 किलोमीटर तो निश्चित तौर पे चलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग पैदल जा रहे हैं तो और रूट बढ़ता चला जा रहा है, लोग अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं। तो एक तरह से ये अच्छाई भी है और थोड़ी हम लोग के लिए परेशानी भी है। अच्छाई इसलिए है कि लोगों में थोड़ी जागरूकता है, लोगों में उत्साह है, आप कह सकते हैं कि अपने यहाँ लोग ले जाना चाहते हैं। लोग जानते हैं कि मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ, MP नहीं हूँ, मैं उनका अभी कोई त्वरित समाधान नहीं कर सकता हूँ। इसके बावजूद लोग आपस में उलझ रहे हैं इस बात के लिए कि नहीं, हमारे गांव आइए, हमारे पंचायत आइए, हमारी समस्या देखिए, सुनिए। ये दिखाता है कि लोगों में कितनी व्यग्रता है। दूसरा, लेकिन इससे जो परेशानी ये हो रही है कि जो पहले का रूट बना हुआ है, एक पहले का प्लान बना हुआ है कि 3500 किलोमीटर में पूरा बिहार घूम लेंगे, अब वो बढ़कर करीब करीब 5000 किलोमीटर हो गया है। लेकिन इसको कर पाएंगे ऐसा मेरा यकीन है। मेरे लिए समय और किलोमीटर महत्वपूर्ण नहीं है। पदयात्रा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे कोई पुलिस में भर्ती होना है या ओलंपिक में जाना है। पदयात्रा का उद्देश्य है समाज को समझना, लोगों को समझाना, विषयों को समझना और बिहार को सुधारने के लिए एक व्यवस्थित प्रोग्राम बनाकर, सोची समझी, सबके सलाह से बनाकर, एक रणनीति बनाकर उस पर आगे बढ़ना। ये सिर्फ दल बनाकर चुनाव लड़ने की व्यवस्था नहीं है। अभी तक मुख्य समस्या, अभी इतना दिन पहले यात्रा जो अभी करते हुए आज तक क्या समस्या है? अब समस्या तो सारा मैंने आपको सुना दिया जी। अच्छे लोगों का चयन करने की जी, उसका मापदंड क्या है? देखिए, ये सवाल हर जगह लोग पूछते हैं कि अच्छे लोगों का मापदंड क्या है। मापदंड कोई पढ़ाई नहीं है, कोई हमारे द्वारा बनाया गया मानक नहीं है। अच्छे लोगों की, सही लोगों की पहचान सिर्फ और सिर्फ समाज ही कर सकता है। मैं बोलचाल की भाषा में रोज उदाहरण देके बताता हूँ कि जैसे समाज जो है वो जमे हुए दही के जैसा है। जैसे जमे हुए दही में मक्खन है लेकिन आपको दिखता नहीं है। जमे हुए दही से मक्खन निकालने के लिए आपको दही को मथना पड़ता है। दही को आप मथते हैं तो बढ़िया मक्खन निकल आता है। उसी तरह समाज में सही लोगों की कमी नहीं है और समाज में इसकी जानकारी भी है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके गांव में कौन 4 आदमी अच्छा है तो आपको मालूम है। आपको नहीं मालूम होगा तो 4, 10, 5 आदमी से बैठ के आप बता सकते हैं कि आपके गांव में 4-5 अच्छे लोग कौन हैं। जरूरत इस बात की है कि समाज में निचले स्तर पर उतर के इस चर्चा को किया जाए, लोगों की मदद से इन नामों को निकाला जाए और फिर उन लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो राजनीति में आए। क्योंकि ज़्यादातर जो अच्छे लोग हैं वो राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। वो आएंगे इसलिए कि मेरी भूमिका इतनी है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं सही आदमी हूँ तो मैं संसाधन कहाँ से लाऊंगा, व्यवस्था कैसे करूँगा,
जाति से कैसे निपटूंगा, बड़े बड़े नेताओं से लड़ूंगा कैसे। तो प्रशांत किशोर की भूमिका इतनी ही है कि मेरा नाम होने से लोगों में थोड़ा, कुछ लोगों में जरूर कम से कम ये विश्वास है कि भाई चुनाव की चिंता वो हम पर छोड़ सकते हैं, बाकी वो आए और इसमें कंधा लगाएं, ये पूरा प्रयास है। अगर 100 में एक आदमी भी अच्छा है समाज में, आपसे मैं पूछता हूं, अगर 100 में एक आदमी भी अच्छा बचा है तो बिहार की जनसंख्या के हिसाब से करीब 15 लाख अच्छे लोग हैं। बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको 1 लाख के करीब अच्छे लोग चाहिए कम से कम। मैं 1 लाख का नंबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बिहार में 1.5 लाख जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं। बिहार तब सुधरेगा जब अच्छे लोग वार्ड सदस्य बने, जब अच्छे लोग मुखिया सरपंच बने, जब अच्छे लोग पंचायत समितियों में जीत कर आए, 150-200 अच्छे लोग विधायक बने। सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और बनाने से बिहार नहीं सुधरेगा। पूरी व्यवस्था में घुन लग गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति फंसा हुआ है इसी कुचक्र में। जो इस व्यवस्था में सही आदमी भी आता है वो भी गलत बन जाता है। तो मैं वो जो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें इतने सही लोग जरूर आ जाए कि अगर कोई गलत उसमें आ भी जाए तो वो गलत न कर पाए। क्योंकि आप कोई भी व्यवस्था बनाएंगे तो एकदम फुल प्रूफ नहीं हो सकता है, लेकिन 100 में अगर 60, 70, 80 लोग सही हैं तो 10-15 अगर खराब भी होंगे तो वो जैसे आज 10-15 सही लोग कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं, खराब लोगों के बीच में पड़ के उनको भी गलत ही बनना पड़ रहा है, उसी तरह मैं जो व्यवस्था बनाने की बात कर रहा हूँ इसमें सही इतने लोग सही रहे जिससे कि कोई गलत उसमें आ भी जाए तो वो गलत न कर पाए। ये बनाने के लिए धैर्य चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। ये बरसों की लगी हुई काई है, इस पर अगर आप दौड़ने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। इसको फर्श पे बैठ के धीरे धीरे रगड़ कर ही छुड़ाना पड़ेगा। लेकिन जब काई ऐसी चीज नहीं जिसको छुड़ाया नहीं जा सकता है। काई अगर किसी फर्श पे लग जाए इसका मतलब ये नहीं कि फर्श टूटी हुई है। काई को अगर आप छुड़ा देंगे तो फर्श बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। बिहार के समाज में कोई दिक्कत नहीं है, काई जरूर लग गई है, इसको छुड़ाने का ये प्रयास है। पदयात्रा तो एक माध्यम है, पैदल चल के जाना एक माध्यम है। मैं पैदल चल के जा रहा हूँ, उससे बिहार की समस्या नहीं खत्म होगी। समस्या तब खत्म होगी जब मैं समाज को बेहतर तरीके से समझूं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ पाऊं जो इसको सुधार सकते हैं। करने में साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, मुझे कोई घबराहट नहीं है। मैं पूरी तरह से संकल्पित हूँ, मुझे इसे करना ही है। मैंने जीवन में अपने लिए तय किया है कि मुझे यही काम करना है। चुनाव लड़ना, लड़ाना, जीत हार, उन सब चीज़ों से परे हट के, क्योंकि मेरी अपनी समझ ये है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो मेरा अपना अनुभव रहा है देश विदेश सब जगह काम करने के बाद, इस समाज को जगाए बगैर राजनीति में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। राजनीति से समाज सुधरे या न सुधरे, समाज सुधर जाएगा तो ही राजनीति सुधरेगी। तो मेरा प्रयास समाज के स्तर पर है। मैं समाज को अगर बेहतर कर लूँ तो इससे राजनीति, एक सुचितापूर्ण राजनीति की बात बनाई जा सकती है। जब सुचितापूर्ण राजनीति होगी तभी बिहार में नए विकास, नए आगे बढ़ने की बात हो सकती है। ये जड़ को सुधारने की बात है। वरना जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, ये सब पेड़ की टहनियाँ हैं। अगर आप जड़ को सुधारेंगे तो ये बाकी चीजें अपने आप सुधर जाएगा। नहीं तो हर टहनी पर आप सुधार करने का प्रयास करते रहेंगे। जब जड़ ही खराब हो गया है तो पेड़ की टहनी स्वस्थ और बेहतर कैसे होगी। ये प्रयास है उस जड़ को मजबूत करने का और इसी में लगे हुए हैं।